अस्सलाम वालेकुम क्लास। ग्रुप्स के आगे में हम पढ़ रहे हैं कि टर्निंग ग्रुप्स इनटू द इफेक्टिव टीम्स के जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो वो टीम्स में कैसे चेंज हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो वर्क टीम्स होती हैं बेसिकली वो ग्रुप्स ही होते हैं, लेकिन वो इस तरह के ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे जो स्पेसिफिक मेंबर्स हैं उनके एक तो स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, कॉमन गोल होता है उनका सबका, उनकी पॉजिटिव एनर्जी होती है और ये म्यूचुअली अकाउंटेबल होते हैं अपनी टीम मेंबर्स के लिए, साथ वालों के लिए, और इनकी स्किल्स जो हैं वो अपने साथ लेके आते हैं और किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए काम करते हैं। इसके बाद हम वर्क टीम्स और वर्क ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंस देख लेते हैं। जो वर्क टीम्स होती हैं वहाँ पे लीडरशिप का जो रोल होता है वो शेयर किया जाता है, यानी कि अगर ग्रुप लीडर जो है वो एब्सेंट है तो कोई और भी उसको हेल्प आउट कर सकता है, या जो टीम लीडर है वो किसी और से भी राय ले सकता है और वो शेयर्ड और वो मिलजुल के काम कर सकते हैं, जबकि वर्क ग्रुप के अंदर एक ही लीडर होता है। इसी तरह से अगर हम अकाउंटेबिलिटी देखें तो सेल्फ होती है और टीम की भी होती है, और टीम जो है वो क्रिएट्स करती है, पर्पस होता है वहाँ पे, जबकि ये इसमें बिल्कुल वाइस वर्सा होता है। वर्क ग्रुप के अंदर आप सिर्फ अपने अकाउंटेबल होते हैं, बाकियों के नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पे वर्क डन जो है वो कलेक्टिवली किया जाता है, सारे मिलके काम करते हैं और ग्रुप के अंदर ग्रुप बना दिए जाते हैं, लेकिन जो उसकी मार्किंग, उसकी खूबियाँ जो है उस इंसान की कि वो किस तरह से काम करता है वो इंडिविजुअली जज किया जाता है। उसके बाद जो आपकी मीटिंग्स होती हैं वो करेक्टराइज की जाती हैं ओपन डिस्कशन से। इसके बाद अगर हम देखें तो मीटिंग्स जो है वो आपकी ओपन एंडिंग होती है, उनकी ओपन सेशंस के अंदर जो है वो डिस्कशन की जाती है ताकि सारे जो हैं वो मिलजुल के प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जबकि जो ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ओपन एंडेड डिस्कशन कभी कभार होती है ज़्यादातर, और इनमें कोलैबोरेशन मगर नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं वर्क टीम की परफॉर्मेंस के लिहाज से तो यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही होती है कि आपकी वर्क की आउटपुट क्या गई है, क्या आपने दिया है। और जबकि अगर हम वर्क ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो फिर मेजर की जाती है इनडायरेक्टली कि आपने दूसरों के ऊपर कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, उसके हिसाब से आपका वर्क जो है वो डिसाइड किया जाता है कि भाई आप कैसे काम करेंगे और किस तरह से काम करेंगे। जबकि यहाँ पे जो है ग्रुप के अंदर ग्रुप लीडर डिसाइड करता है कि आप क्या काम करेंगे, कितना काम करेंगे। और टीम की अगर हम बात करते हैं तो ये बड़ी जल्दी काम करने में हेल्प आउट कर सकते हैं, डीफोकस्ड हो सकते हैं, डिसबैंडेड हो सकते हैं, यानी कि जैसे ही काम ख़त्म होगा तो ये आपस में स्कैटर्ड हो जाएंगे, दोबारा काम नहीं करेंगे। मूविंग ऑन विद द टाइप्स ऑफ वर्क टीम्स की हमारे पास जो है वो दो टाइप्स आ जाती हैं जिनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम इस तरह की टीम होती हैं जो कि या तो सेम डिपार्टमेंट से होंगी या किसी टेक्निकल स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट से बुलाई जाएंगी, और जिनका मकसद क्या होगा कि कोई भी प्रॉब्लम जो आ रही है वर्क एक्टिविटीज़ के दौरान उसको जो है वो हैंडल करना। उसके बाद आ जाती है जी सेल्फ मैनेज वर्क टीम। नाम हमें बता रहा है कि इस तरह की वर्क टीम है जो कि किसी भी मैनेजर के बगैर ऑपरेट हो रही होती है, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है अपने टास्क को खुद ही कंप्लीट करने के और उसको हिस्सों में डिवाइड करने के, यानी कि जिम्मेदार है कि इन्होंने काम खुद ही करना है और अगर उसको पार्ट्स में भी डिवाइड कर देना है तो खुद ही उसको कंप्लीट करना है। इतनी ज़रूरत नहीं है कि कोई मैनेजर आए और उन पर अपॉइंट किया जाए। इसके बाद है जी क्रॉस फंक्शनल टीम। ये इस तरह की टीम्स होती हैं कि इनके अंदर जो इंडिविजुअल होते हैं वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से मिलके लोग बने हो सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम कह सकते हैं क्रॉस फंक्शनल टीम में कि अगर मीटिंग होने जा रही है तो हर डिपार्टमेंट का एक एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा होगा, तो और वही मिलजुल के काम कर रहे हैं, अगर वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट है उनकी, तो वो फिर क्रॉस फंक्शनल टीम कहलाई जाएगी। इसके बाद वर्चुअल टीम है। वर्चुअल टीम इस तरह की टीम है जिसके मेंबर्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए कनेक्ट होते हैं और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं कनेक्ट होने के लिए फिज़िकली। बेसिकली वो अलग अलग कोनों में बैठे हुए लोग हैं, लेकिन वो मिलजुल के एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं, और वो मीडियम क्या यूज़ कर रहे हैं कि वो इंटरनेट के थ्रू, स्काइप के थ्रू, किसी भी और ऑप्शन के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो ऐसी टीम को आप वर्चुअल टीम कहते हैं। अब हमने वर्क टीम्स पढ़ ली, तो अगर अब हम देखते हैं कि वर्क टीम्स को इफेक्टिव बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जाए तो हमारा जो गोल है वो अच्छी तरह से अचीव हो सकता है। अगर हम बात करें इस पूरे सर्कल की जो कि स्टार्ट हो रहा है और जिसके अंदर कंप्लीट है, मुख्तलिफ पॉइंट्स गिवन हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि एक अच्छी वर्क टीम अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपके पास ये चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये कि क्लियर गोल्स उनके पास होना ज़रूरी है कि वो करने क्या जा रहे हैं। अगर वो कोई सा भी गोल्स अचीव करने जा रहे हैं, कोई टेक्निकल चीज़ बनाने जा रहे हैं, कोई जो है कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि वो करने क्या जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये। देन वी हैव रेलिवेंट स्किल। फिर उसके लिए हमें ये देखना है कि उनकी उसके लिए कौन से ऐसे लोग हमें चाहिए रहें। क्या कंप्यूटर एक्सपर्ट चाहिए, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट चाहिए,
या कुछ हाथ का काम है, हाथ के एक्सपर्ट चाहिए, कोई हाथ की बनी हुई चीज़ों के लोग चाहिए, तो हमें ये डिफ़ाइन करना है कि रेलिवेंट स्किल कौन सी रिक्वायर है। उसके बाद ये है कि म्यूचुअल ट्रस्ट, उन लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए, उनका एक दूसरे पे जो है वो होना चाहिए, ट्रस्ट अमंग मेंबर्स होने चाहिए एक दूसरे को, ताकि वो लोग एक दूसरे को समझ सकें और काम कर सकें। उसके बाद है जी यूनिफाइड कमिटमेंट। यूनिफाइड कमिटमेंट जो है उसमें यही बताया जाता है कि ये आपकी डेडिकेशन है अपनी टीम्स के गोल की तरफ, कि आप कितना दिल लगा के अपनी टीम का काम करते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं ताकि काम अच्छा हो सके। फिर है जी गुड कम्युनिकेशन, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आई मस्ट से कि जितने भी टीम मेंबर्स हैं, अगर उनको किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो अपना प्रॉब्लम किसी एक दूसरे से शेयर करें ताकि उसको सॉर्ट आउट करें और उस प्रॉब्लम का इन्फ्लुएंस उनके गोल के ऊपर ना पड़े, उनकी वर्क परफॉर्मेंस जो है वो उससे इफेक्ट ना हो। इसके बाद है जी निगोशिएटिंग स्किल्स। निगोशिएटिंग स्किल्स में अगर हम बात करें तो हर टीम मेंबर्स जो है वो उसको एडजस्टमेंट करनी चाहिए अपने काम से रेलेवेंट। उसके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप निगोशिएशन स्किल हों, आप एक दूसरे से बातचीत कर सकें कि जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है आप उसको खुल के किसी दूसरे टीम मेंबर से बात कर सकें। असल मकसद निगोशिएशन स्किल्स का यही है कि आप अपनी स्किल्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई आप उससे किसी से सीख के भी वो काम कर सकें। ऐसा ना हो कि आप खामोशी से बैठे रहें और नुकसान जो है वो पूरी टीम को भुगतना पड़े। इसके बाद अप्रोप्रिएट लीडरशिप। अप्रोप्रिएट लीडरशिप का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लीडर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोटिवेट करने के, लीडर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करने के। तो इसलिए टीम लीडर जो है वो अप्रोप्रिएट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड वन, इंटरनल सपोर्ट। अगर आपने टीम बना दी और इसको बस उस टीम को कह दिया कि भाई आप फारिग हैं, बस आपने काम करके लेके आना है, इंटरनली कोई ऑर्गेनाइजेशन उसे अपनी सपोर्ट नहीं दे रही है, तो फिर उस टीम का काम करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होंगे जिन पे उनको इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी पड़ेगी। सेकेंड वन, एक्सटर्नल सपोर्ट। अगर उनको कोई इस तरह की सपोर्ट चाहिए जो उनको इनके इन्वायरमेंट से मिलेगी, कोई अगर ड्यूरिंग वर्क परफॉर्मेंस उनको लगा कि कुछ एडिशनल स्किल रिक्वायरमेंट है, कोई टेक्निकल बंदा उनको हायर करना है या कोई एक्सपर्ट लेना है, तो वो अपने इन्वायरमेंट से ले सकते हैं। तो ये वो गोल्स हैं कि जिनको अगर हम फॉलो करते हैं, ये वो सारे स्टेप्स हैं, अगर हम फॉलो करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि जी हमारी एक अच्छी इफेक्टिव टीम बन जाएगी। जब अच्छी इफेक्टिव टीम बन जाती है तो फिर ये 99.9% श्योरिटी हो जाती है कि आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे।